प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पूर्व प्रसंग में हमने भूषण की इस कविता के अंश को पढ़ा है। पिछले 7 पदों में उन्होंने शिवाजी के शौर्य की प्रशंसा की है। उसी क्रम में वो आगे बढ़ रहे हैं और शिवाजी की सेना किस तरह की है उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि साजी चतुरंग सेने अंग में उमंगदारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद विहद नगरन के नदी नदी मद गेबरन के रलत है। एल फेल खेल भेल खलकम गेल गेल, गजन की ठेल पेल सेल उलसत है। तारा सुतरानी धूरी धारा में लागत, जिमी धारा पर पारा पारवार यो हलत है। साजी चतुरंग सेना अंग में उमंगधारी। यहाँ पर महाकवि भूषण अपने आश्रयदाता शिवाजी के युद्ध कौशल और वीरता और उनकी युद्ध की तैयारी और सेना किस तरह से प्रस्थान करती है उसका वर्णन कर रहे हैं। शिवाजी की सेना जब चलती है तो यहाँ तक कि पहाड़ हिल डुलते हैं, ऐसा वो वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि साजी चतुरंग सेना अंग में उमंगधारी, यानी शिवाजी का जो सैन्य अभियान है वह बड़ा उत्साह से भरा हुआ है। जब वह युद्ध के लिए अपनी चारों चतुरंगिणी सेना यानी हाथी सेना, घुड़ सेना, रथ सेना और पैदल सेना, चतुरंगिणी का आशय यहाँ पर है हाथी होते हैं, उसमें घोड़े होते हैं, उसमें रथ होते हैं, उसमें पैदल सेना होती है, उसको सुव्यवस्थित तरीके से सजाते हैं और सेनाओं के अंग प्रत्यंग में युद्ध करने और युद्ध जीतने का उत्साह भर देते हैं। तो सेना साजी चतुरंग सेना अंग में उमंगधारी, सरजा शिवानी जंग जीतन चलाता है। और इस तरह से शिवाजी जंग को जीतने के लिए आगे बढ़ते हैं, उसमें उत्साह के साथ चलते हैं। भूषण भनत नाद विहद नगारन के नदी नदी मद गेवरन के रलत है। और भूषण कहते हैं कि युद्ध भूमि में बजने वाले विशाल नगाड़ों की ध्वनि सुनकर नदी नालों में बहने वाले पानी के रेलों की भांति शिवाजी की सेनाएं दौड़ती भागती युद्ध भूमि में जाती है, नाद नाद करती हुई, बड़े बड़े नगाड़े बजाती हुई, और नदियाँ हों रास्ते में चाहे हों तो उसमें वो जाती हुई नजर आती है। और जहाँ तक युद्ध भूमि के रास्ते हैं तो एल फेल खेल भेल खलक में गेल गेल, गजन की ठेल पेल सेल उलसत है। यहाँ आप देख सकते हैं सेल का मतलब पहाड़ है। ऐसे जो चीज़ें आती है युद्ध भूमि में जाने वाले हर एक रास्ते में सैन्यों की टुकड़ियाँ ऐसे फैलकर झूमती हुई खेलती हुई जा रही हैं कि मानो जैसे इंद्र का ऐरावत युद्ध भूमि में खेल खेल में खेलता खेलता आसानी से इस पहाड़ों को पार करता हुआ जा रहा है। एल फेल खेल भेल खलक में गेल गेल, गजन की ठेल पेल, गजनों की जो हाथियों की जो मस्ती है वो पहाड़ों को पार करती हुई उल्लसित होती हुई जा रही, जैसे कोई इंद्र का ऐरावत हाथी जा रहा हो। और तारा सुतरनी धुरी धारा में लागत, जिमी धारा पर पारा पारावार यूँ हलत है। और यह शिवाजी की सेना इतनी ज़्यादा है, इतनी संख्या में अधिक है और इतना हुड़दंग मचा रही है कि रास्ते में उड़ने वाली धूल में छिपकर सूर्य की चमक और फीकी पड़ जाती है और वह रात्रिकालीन तारा के समान प्रतीत होने लगती है। तारा सो तरणी धूरी धारा में, तरणी का मतलब सूर्य है, तारा के समान सूर्य लगने लग जाता है धूल के प्रभाव से। धूरी धारा में धूल का जो गुब्बार उठता है सेनाओं के गमन से, तो वह ऐसा लगता है जिमी, ऐसा लगता है धारा पर पारावार, ऐसा लगता है कि धरती पर ही कोई समुद्र आ गया हो। जैसे शिवाजी के चलने से समुद्र ऐसे हिलता हो जैसे कोई थाली में रखा हुआ कोई पारा हिल रहा हो, तो पारावार यहाँ पर समुद्र का प्रतीक है। धरा पर ऐसा लगता है कि जैसे कोई पारा हिल रहा हो। तो अर्थात शिवाजी की सेना का जो युद्ध उत्साह है वह युद्ध भूमि में नगाड़ों की ध्वनि के समान है। नदी नालों की भांति सेनाएं रेलम पेल होती है, इंद्र के ऐरावत की भांति सेनाएं खेल खेल में फैलती जाती है और हाथी सेना के चलने से पहाड़ धरती समुद्र तक हिलने लग जाते हैं और सेना के चलने से उठने वाली धूल में सूर्य जो रात्रि के तारा के समान आभाहीन हो जाती है और अपना प्रभाव और क्षीण खो देती है। यहाँ इस पद में आपने देखा कि शिवाजी और उसकी सेनाओं की जो युद्ध है, साज सज्जा है, उनका युद्ध उत्साह है, वह उसका वर्णन बड़ा प्रभावी है। और वीर रस में जो युद्ध वीर है उसका भेद यहाँ पर प्रकट हुआ है, उसकी योजना यहाँ देखी जा सकती है। शिवाजी की सेना के चलने से धरती पहाड़ समुद्र हिलना ये सब चीज़ें हैं, इसमें ऐसा लगता है कि राज प्रशस्ति है ही, अत्युक्तिपूर्ण शैली है। वीर रस का यहाँ प्रयोग हुआ है, गौड़ी रीति है, परुषावृत्ति का सफल निर्वाह हुआ है।
यहाँ पर आप उपमा अलंकार जिमी शब्द आने से दिख रहा है, और जो शब्द आया है यो हलत है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। नाच सौंदर्य इस भाषा की विशेषता है, और रीतिकाल में इस तरह से वीर रसात्मक भाषा के साथ भूषण अपनी अलग विशिष्टता रखता है। आगे का जो हम पद देखने जा रहे हैं वह बड़ा प्रसिद्ध पद है, और इस पद में शिवाजी का जो भय मुग़ल हरम में किस तरह से रहता था, मुग़लों के वहाँ पर उनकी बेगमों को किस तरह से शिवाजी के डर के कारण उन्हें भागना पड़ता था, उनका अंदर क्या त्रास रहता था, उसका एक सुंदर वर्णन हुआ है। अतिशयोक्तिपूर्ण शैली भले ही है, लेकिन उस समय शिवाजी के चरित्र को उद्घाटित करने वाली ये पंक्तियाँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं। कवि कहते हैं कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं, कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, तीन बेर खाती तीवे तीन बेर खाती हैं, भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, विजन डुलाती तीवे विजन डुलाती है, भूषण भनत शिव राजवीर तेरी त्रास, नगन जड़ाती तीवे नेगन जड़ाती है। यहाँ यमक का बड़ी सुंदर छटा है। कंदमूल, ऊंचे घोर मंदिर, मंदिर का एक अर्थ होता है मंदिर का मतलब होता है महल, और दूसरी बार जो मंदिर आया है उसका अर्थ होता है गुफा। तो यहाँ पर वर्णन करना है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, जो मुगल बेगमें कभी ऊंचे ऊंचे महलों में रहती थी, बड़े बड़े महलों में रहने वाली होती थी, आज शिवाजी के त्रास के कारण ऊंची पहाड़ों के अंदर गुफाओं में छुप कर रह रही हैं। उन्हें यह डर है कि कहीं शिवाजी का आक्रमण न हो जाए और हमारा पतन न हो जाए। इस तरह से वह महलों में रहने वाली आज गुफाओं में चली गई हैं। तो मंदिर शब्द के दो अर्थ हो रहे हैं यहाँ पर, महल और गुफा। तो इससे उसका अर्थ निकलता है यमक की अच्छी छटा है। कंदमूल भोग करे, एक समय वह उनके भोजन में कंदमूल होता था, बड़े बड़े पकवान होते थे, और आज उस जंगलों में रहने के कारण उनको कंद और मूल का भोग करना पड़ रहा है। यानी जो गाजर मूली की भांति जो कंदमूल जो जंगलों में मिल रहे हैं उन्हीं से अपना पेट भरना पड़ रहा है। एक समय वह था कि 3 ही बेर खाती थी, वो 3 बार भोजन करती थी, और आज यह समय हो गया है कि 3 ही बेर खाती है, यानी 3-3, 4-4 बेर खा करके अपना गुजारा कर रही है। तो यहाँ यमक की छटा देखें आप, खास तौर से कंदमूल का मतलब एक तो पकवान हो गया, और कंदमूल का मतलब यहाँ पर जो जंगल में पाए जाने वाला फल वगैरह है उस तरह के लिए आया है। 3 ही बेर का मतलब 3 बार है, और 3 ही बेर का मतलब 3 बेर है जो झाड़ियों पर लगते हैं, उनकी बात कही है। फिर आगे कहते हैं कि भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, पहले इतने आभूषण धारण करती थी कि उनके जो अंग ही शिथिल हो जाते थे, उसके सोने के आभूषणों के वजन से उनके अंग थक जाते थे कि इतना बड़ा आभूषण वो नहीं ले पाती थी। और आज क्या हो रहा है, भूषण शिथिल अंग, आज उनका जो अंग हैं वही शिथिल हो गए हैं, यानी चलते फिरते भागते दौड़ते उनके अंगों में वह रही नहीं। तो यहाँ पर एक भूषण का अर्थ तो आभूषण हो गया है, और दूसरा भूषण खुद कवि के लिए आया है कि भूषण कह रहा है कि आज वो क्या तो आभूषण धारण करेंगे, उनके अंग ही इतने शिथिल हो रहे हैं। एक तरफ वह विजन डुलाती थी, उनके महलों में रहती थी तो दासियां उनके पंखा झलती थी, उनके हवा करती थी, और आज वो खुद विजन डुलाती है, यानी जंगलों में भटक रही है। तो एक विजन का अर्थ यहाँ पर पंखा जलना हो गया है, और दूसरा विजन का अर्थ यहाँ पर हो रहा है कि जंगलों में डोलती फिर रही है। तो भूषण भनत शिव राजवीर तेरे त्रास, भूषण कह रहे हैं कि मैं अपनी बात तो कह रहा हूँ कि हे शिवराज, आपके त्रास के कारण नगन जड़ाती थी, वे नगन जड़ाती है। किसी समय उनके वस्त्रों में नगीने जड़े हुए होते हैं, और आज यह हालत हो गई कि वो अपने नग्नपन को ढकने के लिए उनके पास वस्त्र नहीं है। तो शिवराज के त्रास का वर्णन जिस तरह से कवि ने किया है वह बड़ी अतिशयोक्ति शैली में है, और किस तरह से उनका भय शत्रु पक्ष की स्त्रियों तक व्याप्त रहता था उसका बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। वीर, रौद्र और भयानक रस की बड़ी सुंदर व्यंजना हुई, और ख़ास तौर से यमक अलंकार की दृष्टि से इस पद का बड़ा महत्व है, जहाँ हर पंक्ति में यमक अलंकार की छटा बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त की गई है, और बड़े अच्छे शब्दों का संयोजन उन्होंने किया है। साहित्यिक ब्रज भाषा में ओज गुण शब्दावली का बड़ा सुंदर प्रयोग है। ध्वन्यात्मकता और लाक्षणिकता स्वाभाविक रूप से आ गई है। भाषा की जो चित्र और
बिंबग्राह्यता देखने हैं। यानी आपके सामने जब ये पंक्तियाँ पढ़ी जा रही है तो उस समय वह दृश्य देखा जा सकता है, एक बिंब अपने समक्ष उपस्थित होता है कि किस तरह से वो भय से व्याप्त रही होंगी। कवित्त छंद में लिखा हुआ यह पद वस्तु वर्णन की दृष्टि से अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में है, लेकिन बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने प्रकट किया है और अपने जो आश्रयदाता शिवराज हैं उनके प्रति राज प्रशस्ति के रूप में भूषण ने अपनी बात कही है। इन दोनों पदों में से इस 90वें पद की आप अवश्य व्याख्या करें और एक बार अभ्यास करें कि इस पद को कैसे स्पष्ट किया जा सकता है। यह परीक्षा की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आप इस पद की व्याख्या करें और समझने की कोशिश करें। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।